अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों को आपके साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। तो जनाब, आज एक भरपूर दिन जो खुदा खुदा करके काफ़ी इंतज़ार के बाद ऐसा कुछ हुआ कि पाकिस्तान के सियासी लोग, पाकिस्तान के सियासी नौजवान, पाकिस्तान की थोड़ा सा भी सियासत से शगफ रखने वाले लोग, आज उन्हें पता चला कि पाकिस्तान में अभी तक सियासत के थोड़े से दमखम बाकी हैं। हुकूमत की तरफ से जिन लोगों के पास अनाने इक़्तिदार है, जिन्होंने हुकूमत संभाली हुई है, जो इस वक्त रजीम है, इक़्तिदार वाली, नशे वाली, ताकत पावर वाली रजीम, उन्होंने पाकिस्तान को ये रुमाल बनाया हुआ है। लाजमी बात है, मैं हमेशा ये कहता था कि फार्म 45 को वायलेट करके फार्म 47 के जरिए मुतारफ होने वाली पार्लियामेंट, उसके अरकान, ये सब आपको वो कैसे दे सकते हैं? यानी मांगने से इंसाफ मिले, आपके बोलने का हक दें, आपको जीने का हक दें, आपको अपने राइट्स मांगने का हक दें, खवातीन के हकूक दें, किसानों के हकूक दें, मजदूरों के हकूक दें, तालिब इल्मों के हकूक दें। ये कैसे करें? क्यों दे भाई? वो कोई ऐसी कौन सी उनको प्रॉब्लम है कि कौन सा उनके चढ़ के को बोल रहा है ये जिसकी वजह से परेशान होकर वो सारे ये राइट्स आपको दे दें, सारे हकूक आपको दे दें? क्यों दें? मतलब पाकिस्तान इस दुनिया के ही एक मुल्क है ना, ये हकूक तो कई ममालिक के कई कंट्री में सलब रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश भी था, जिनमें श्रीलंका भी था, जिनमें जनाब इसके अलावा म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते हैं, वो अभी तक उसमें शामिल है, जिसमें अफ्रीका के बड़े ममालिक हैं, जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें साउथ अमेरिका के पेरू, पैराग्वे, उरुग्वे, चिले, अर्जेंटीना, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें अभी ये कोलंबिया, वेनेजुएला, रिसेंटली वहाँ पे वायलेशन हो रही है। तो जब इन सब कंट्री में है तो फिर पाकिस्तान इन सब से पीछे कैसे रह सकते हैं? हमारे जो ताकतवर अदारे हैं, हमारे पावरफुल अदारे हैं, वो कभी किसी काम में भला पीछे रहे जो हम दुनिया में यानी मसलन इक़्तिदार को अवाम के लिए छोड़ दें और खुद ज़िलो ख्वार होते फिर सबको काम करना पड़ेगा ना। फिर तो हर शख्स को काम करना पड़ेगा, हर शख्स जो बलूगियत को पहुंचता है उसे जॉब पे जाना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा। फिर अमीरों के बच्चे ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे, फिर गरीबों के बच्चे भी उधर जाएंगे जिधर अमीरों के बच्चे, फिर एचईसन स्कूल मुल्क में नहीं होंगे, फिर ये शोएफात, वो इंग्लिश स्कूल, वो ये सारे स्कूल सिस्टम मुल्क में नहीं होंगे, फिर सारा तलीमी निज़ाम, फिर ये सारा एजुकेशन सिस्टम गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। एक ही मुल्क है, एक ही सूबा है, एक ही ज़बान है, और उसके अंदर गरीब के लिए और निज़ाम तलीम है, अमीर के लिए और। तो जब ये बड़े होंगे, ऊपर जाएंगे, तो गरीब के बच्चे को अमीर के बच्चे जो पहले ही अच्छे स्कूलों से पढ़ के, महंगे स्कूलों से पढ़ के, सरकारी इंग्लिश स्कूलों से पढ़ के गया होगा, उसका मुकाबला क्या रह जाता है? तो वो उस तक कैसे पहुंचेगा? वो तो उसकी परों को भी नहीं छू सकेगा, उसकी हवा को भी नहीं छू सकेगा। और फिर ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर भर्ती करने का, वो सरकार आते ही स्टारविंग ग्रेड में भर्ती होकर जनाब ASP लग जाते हैं और तहसीलदार लग जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं। उनका और गरीब के बच्चा जो क्लर्क भर्ती हुआ है उसका क्या मुकाबला? आप कभी एचईसन से पढ़ लिख के आपने देखा किसी बंदे को बैंक की जॉब करते हुए? मेरा मतलब बैंक की जॉब मैं वो कह रहा हूँ क्लर्क लेवल पे, या किसी स्कूल में टीचर लगते हुए एचईसन का बड़ा बंदा। और बड़े बड़े कॉलेजों के बड़े जो बच्चे हैं, सादकीन है, इस तरह वो जो जिधर से जरदारी साहब पढ़े हैं, वो स्कूल है। तो इनसे पढ़ा हुआ बंदे को आपने कभी देखा है कि वो जनाब ऐसे ही किसी महकमे में क्लर्क भर्ती हो गया 12वें 13वें ग्रेड का?
نہیں دیکھا ہو. میرے ایک دوست ہے چودھری ذکا اشرف, چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی رہے ہیں زرعی ترقیاتی بینک میں, تو وہ بھی پٹاروں کے زرداری صاحب کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے پٹاروں کا پڑا ہوا بندہ کہیں اعلیٰ عہدے پہ جائے گا, اور جو پٹاروں صادقین ایچیسن ان سکولوں کے پڑے ہوئے, تو غریبوں کے بچے کے لیے ایک ڈفرنٹ نظام ہے, اور یہ نظام پوری زندگی اس کا پیچھا کرتا ہے. وہ اس کے بعد عملی زندگی میں جائے گا, عدالتوں میں جائے گا, وہ ایچیسن کے پڑھے ہوئے جج ہوں گے, وہ بڑے بڑے اسکولوں کے کالجوں کے پڑھے ہوئے ججز ہوں گے, وہ کلا ادھر کے ہوں گے. ان بچوں کو, جو غریبوں کے بچے ہیں, ان کو تو پھر پوری زندگی ان کے مکانوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, ان کے زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ یعنی معاشرتی نام ہمواری ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. تو ان لوگوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بنیادی ناہمواری, معاشرتی ناہمواری, معاشرتی جو ہے گیپ جمہوریت کا, ڈیموکریسی کا, وہ ساری زندگی آپ کے مرنے تک آپ کا پیچھا کرتا ہے. یہ بات حقیقت ہے, روز روشن کی طرح یہ ہے کہ وہی معاشرتی ناہمواری پوری زندگی آپ کا پیچھا کرتی ہے. ہمیں کوئی کمپلیکس نہیں ہے, الحمدللہ ہم سیلف میڈ آدمی ہیں, لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے آگے جا کر جو زمین کا سیدھا پھاڑ کے نکل آتے ہیں باہر؟ بہت کم لوگ. تو جناب علی, آپ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ان کے حقوق ملے. 5 دفعہ 6 دفعہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ دے کے NOC جاری کر کے, یعنی اس جلسوں کے لیے, ریلیوں کے لیے, پروٹیسٹ کے لیے, جو انسان پبلک رائٹس ہیں, جو انسان کی بنیادی رائٹس ہیں, جن سے کوئی بھی ملک بھی, برما جیسا ملک بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ ہمارے ملک میں ان رائٹس کو دینے سے, مسلسل ان سے پہلو تہی کرنے سے, انہیں نظر انداز کر کے پہلے دے دینا, عدالت کے کہنے پہ کہ کہیں میری ملازمت چلی جائے, کمشنر صاحب نے اوکے کر دیا, رولز بنا کے دے دیے کہ ان رستوں پہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. بعد میں جناب عین موقع پہ ایک دن پہلے وہ آ جاتا ہے کیسا نقوی, محسن نقوی کو ایک بات مجھے بہت پسند ہے, وہ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے. ان کے جو ذہن میں ہوتا ہے, انہوں نے کہا تھا نا محسن نقوی صاحب نے کہ آپ سب ایک SHO کی مارو. تو ایک SHO, وہ نیلی شرٹ اور اس نے پہنی ہوتی ہے اسلام آباد والے, وہ آ جاتا ہے, وہ جناب کہتا ہے میں SHO ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے سامان اٹھاؤ, یہاں سے دفان ہو جاؤ, اور یہ وہ. اور وہ بیچارہ آ کے عمر ایوب خان, جنرل سیکرٹری PTI, وہ جناب آ کے ادھر چلنے کہتا ہے جناب میں بھی اپوزیشن لیڈر ہوں, جناب یہ MNA ہے, یہ سینٹ ہے, یہ حامد رضا صاحب ہے, یہ سلطان اکبر راجہ ہے, یہ لطیف کھوسا صاحب ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. جناب ہم یہ, وہ کہتا ہے جی جاؤ کم کرو, بٹھاؤ ڈرائیور ساتھ میں اور بھیجیں ہمیں. ٹھیک ہے, تو وہ جناب اس طرح آپ لوگوں کو ایک SHO ذلیل و خوار کر کے اپنا سامان اٹھا کے ادھر سے لے جاتے ہیں, اور آپ پھر عدالتوں پہ بھاگتے ہیں, رات کو عدالتیں کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کے کہنے پہ راتوں کو عدالتیں کھولیں گی؟ یہ جیسے رات کو, آدھی رات کے وقت 1 بجے عدالت کھول کے ان کو دے دیا گیا تھا عمران خان کے متعلق جو عدم سماعت ہوئی تھی, اس پہ مطلب فیصلہ دے دیا گیا تھا اس کے خلاف. تو آپ نے اسپیکر کی رولنگ کو ختم کر دیا گیا تھا, ڈپٹی اسپیکر کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بھی یہ حقوق, آپ برابر کے شہری ہو بھائی, آپ برابر کے شہری ہو, آپ کو برابر کے حقوق ہیں, آپ برابر کے انسان ہیں, آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں, آپ سٹیزن ہیں, پاسپورٹ ہولڈر ہیں, آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی. میں پھر کہتا ہوں کہ بہت بولے ہیں آپ, اور آپ کے اس بولے پن پہ مجھے بہت پیار آتا ہے کہ یا اللہ کبھی یہ بولے بھی سیانے ہوں گے, کبھی انہیں بھی عقل آئے گی کہ یارو کسی قاتل سے کبھی پیار نہ مانگو, اپنے ہی گلے کے لیے تلوار نہ مانگو. یہ آپ ظالموں سے, ان جبر کرنے والوں سے, ان سختیاں کرنے والوں سے, ان انسانوں کو دوسرے, تیسرے, چوتھے اور 5ویں درجے کے انسان سمجھنے والے اس مخلوق کو آپ انسان کیوں سمجھتے ہو؟ آپ ان سے ڈیمانڈ کیوں کرتے ہو؟ ان کا علاج ڈیمانڈ نہیں, ان کا علاج ڈانگ ہے. آپ جب
जब तक आप डांग नहीं उठाएंगे, क्योंकि खोता बात नहीं होता, खोता लात पड़े तो चलता है, और ये वो खोते हैं जो सिर्फ उसकी जुबान समझते हैं, डांग की लात की जुबान समझते हैं। तो बराए करम आप कुछ ऐसा करें कि इनको उसी इन्हीं की जुबान में बात समझाएं। तो जनाब आज जो कुछ हुआ, फिर कंटेनर लगा दिए गए। मैंने पहले ब्लॉग में भी बोला कंटेनर तजारत के लिए होते हैं, बस किसी भी चीज़ हमारे मुल्क में तजारत तो है नहीं। हमारे मुल्क में इंसाफ तो कंटेनर लगा दिए हैं जनाब, इसको अवाम के रास्ते बंद करने के लिए, अवाम के प्रोटेस्ट में, अपने राइट में, रैली में हिस्सा नहीं ले सकें, इसलिए कंटेनर आज़ाद हुए। और अदलिया आज़ाद हुई है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, फौज आज़ाद हुई है इनके लूटे हुए माल को बचाने के लिए। तो ये तो सारा निज़ाम इनके माफिया के कब्जे में है, हम सब माफिया के कब्जे में। आज बहुत से लोगों को हटाया गया, वज़ीर आला को रोका गया, खैबर पख्तूनख्वा को उनके रास्ते ब्लॉक किए गए। आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए रास्ते ब्लॉक करोगे, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों को उठाओगे, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को नामालूम अफराद ले जाएंगे उठा के, कच्चे के डाकू ले जाएंगे, पक्के के डाकू लूटेंगे, तो आप क्या करोगे? अब ये बोलोगे कि ये मुल्क रहने के काबिल है, फिर ये इस मुल्क की सलामती की दुआएं और तिरानों पे अरबों रुपया लगा देते हो। तिरानों से कभी मुल्क बचे? तिरानों से मुल्क बचते तो इस मुल्क के सारे मरासी आज हुक्मरान होते। जिस मुल्क में ये हालात हों, वहां में उसी की जुबान से, उसी के तरीके से, उसी के फार्मूले से उसको समझाना चाहिए। तो आज भी रोका गया, जलसा हुआ, बहुत बड़ी लाखों इंसान थे। अभी भी तनख्वाहखोर, मांसखोर सहाफी जो सहाफत के नाम पे एक गलीज दब्बा है, एक ऐसा दब्बा जो किसी भी सर्फ से, किसी भी डिटर्जेंट से धुल नहीं सकता, किसी भी वॉशिंग पाउडर से उसको साफ नहीं किया जा सकता, किसी लिक्विड से उसको साफ नहीं किया। ये वो साफी हैं, ये जो करोड़ों रुपए की तनख्वाहें और ये मराद खा रहे हैं मरियम बीबी से और बरकत से, डेंटोनिक से। तो इन लोगों से ये लोग जो हैं, ये अभी भी लिखेंगे कि उधर जनाब बंदे नहीं थे। मैं ये देख रहा था अपने पुराने दोस्त को, वो जो किसी वक्त निजी चैनल जियो पे उसका बड़ा नाम होता था, हर बंदे से जवाब मांगते थे, तो वो आज अजीब किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो यार पढ़े लिखे बंदे, आप भट्टो को फॉलो करने वाले, लेफ्टिस्ट लाहौर में मशहूर रहे आप लोग, यार क्या हो गया आपकी? क्या पैसा इंसान की अकल को भी खा जाता है? इंसान को तो खा जाता है, जमीर को खा जाता है, लेकिन अकल को भी खा जाता है। आपको समझ नहीं आती क्या हो रहा है? रास्ते रोके गए हैं, ब्लॉक किए गए हैं, कंटेनर लगाए गए हैं, छापे पड़े हैं, बंदों को घोड़ों से उठाया, फिर भी लोग उधर लाखों की तादाद में पहुंच गए। तो आप कह रहे हैं कि जनाब उधर आया कौन है जी, ये हुआ है जी, वो हुआ है जी, ये डर गए हैं जी, ये ऐसे हुआ है। आप क्या 9 मई चाहते थे जैसे पहले करवाया आप सब ने? आप सब की साजिशों से अभी जब ये 9 मई के वाकयात खुलेंगे तो ये सहाफी भी इसमें पकड़े जाएंगे, ये एंकर भी पकड़े जाएंगे, ये सारे पकड़े जाएंगे। इंशाल्लाह वो दिन जो में हिसाब आना है। ना इमरान खान ने अपना जेल में रहने वाले अपने साल से ज्यादा जो किसी को माफ करना है, ना उन लोगों ने करना है जिनके बेटे शहीद हुए हैं, जिनके बेटे मजदूर हुए हैं, जिनकी बेटियां की असमत दाव पे लगी थी और अब तक लगी हुई है। हजारों बेटियां, सैकड़ों अभी तक बेटियां अंदर हैं। तो आप क्या समझते हैं, भूल जाएंगे ये सब कुछ? ये जैसा 8 फरवरी को लोगों ने आके आपको सरप्राइज दिया, ऐसे सरप्राइज अब आपकी किस्मत में, आपके नसीबों में तुहाडे लेख लिखे जा चुके हैं। अब सिर्फ लोहे नसीब का इंतजार करो कि ये कब आज सारे खौफ के बूट टूट गए, बुत जो है खौफ के आज चकनाचूर हो गए। अब 22 को देखना लाहौर में क्या होता है, दमादम मस्त के अंदर। फिर जितनी मर्जी कंटेनर लगाओ, लाहौर की गलियां तो सबको याद है, किधर से किधर पहुंच के किधर तक पहुंचना है।
اور پھر روکے گا کون؟ ایسا ممکن ہے؟ تو جناب یہ تھے تازہ آج کے حالات. گمسان کا رن، شیلنگ، ایک طرف جلسہ ہو رہا ہے، بعد جلسے کے بعد پولیس مار رہی ہے، شیلنگ کر رہی ہے آنسو گیس کی. یہ تمہاری جمہوریت ہے. خدا کا خوف کرو اور اب دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے. اب لوگ نکل آئے ہیں نا گھر سے. میں نہیں کہتا بنگلہ دیش بنے، میں نہیں کہتا مشرقی پاکستان کی طرح یہ پاکستان ہو، سہار ہو، یا سری لنکا کی طرح یا رومانیہ کی طرح، میں نہیں چاہتا. لیکن میں چاہتا ہوں میرے ملک میں امن ہو، میرے ملک کی سلامتی ہو. وہ آپ کے ساتھ ہو یا آپ کے بغیر ہو. دیکھتے رہیے مطلوب رائٹ آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. سلامتی پاکستان کے لیے ہمارا تن من دھن سب کچھ حاضر ہے. پاکستان زندہ باد.